खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस न कर। खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस न कर। मंजिलें चारों तरफ हैं, रास्तों की तलाश कर। मंजिलें चारों तरफ है, रास्तों की तलाश कर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। दोस्तों, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न संबंधित होगा ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? सही जवाब हो जाएगा मार्तंड वर्मा ने। दोस्तों, कोलाचेल का युद्ध 1741 ईस्वी में राजा मार्तंड वर्मा तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ, जिसमें त्रावणकोर की सेना ने डच सेना को परास्त कर दिया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1605 ईस्वी में आई थी और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य वेदरा युद्ध से हुआ था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? सही जवाब हो जाएगा 1498। दोस्तों, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 20 मई 1498 को मालाबार के कालीकट केरल के तट पर पहुंचा। वहां के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। 1502 ईस्वी में वह पुनः भारत आया। 1524 ईस्वी में वह तीसरी बार भारत की यात्रा पर आया। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो सही जवाब हो जाएगा 1498 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? सही जवाब हो जाएगा 1757 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया। दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी नादिया जिला नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुआ और अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई? तो सही जवाब हो जाएगा सिराजुद्दौला के बीच। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? सही जवाब हो जाएगा 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुई? सही जवाब हो जाएगा 26 लाख। दोस्तों, बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि की, जिसकी शर्तें इस प्रकार थीं। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल सम्राट को दे दिया। कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया। नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया गया। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के बाद कहां के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अवध। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? सही जवाब होगा 1612 ईस्वी। दोस्तों, 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के निकट स्वाली के समुद्र तट पर पुर्तगालियों को पराजित किया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन बेस्ट ने किया था। अंग्रेजों की इस विजय से पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता भंग हो गई। अगला प्रश्न है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? सही जवाब हो जाएगा 1616 ईस्वी। अंग्रेजों के बाद डेनिश 1616 ईस्वी में भारत आए। 1616 ईस्वी में उन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 18वीं शताब्दी के अंत तक ये सभी अपनी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों के हाथों बेचकर भारत से चले गए। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर। दोस्तों, कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान का शासन था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी?
सही जवाब हो जाएगा टीपू सुल्तान। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? सही जवाब है मैसूर का। दोस्तों टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ये फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहाँ जैकोबियन क्लब की स्थापना की। साथ ही अपनी राजधानी में फ्रांस एवं मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए आधुनिक रीति से दूतावासों की स्थापना की थी। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? सही जवाब होगा टीपू सुल्तान को। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में अंग्रेजों ने 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को हराया था। इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पूर्णतया पराजित हुआ व मैसूर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब होगा 1809 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा रणजीत सिंह के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की प्रथम संधि हुई, जिसकी मध्यस्थता चार्ल्स मेटकाफ ने की। यह संधि लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है बंबई बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? सही जवाब हो जाएगा 1853 ईस्वी। दोस्तों भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम यात्री ट्रेन 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। अगला प्रश्न है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया था? सही जवाब होगा 1829 ईस्वी। दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए वर्ष 1829 में एक कानून पारित किया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? सही जवाब है मैसूर। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। दोस्तों सहायक संधि लाने वाला था लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था 1798 और 1800 व दूसरा मैसूर 1799, तंसौर अक्टूबर 1799, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा 1802 ईस्वी, बरार के भोसले 1803 ईस्वी, सिंधिया 1804 ईस्वी, जोधपुर जयपुर मदचेरी बूंदी तथा भरतपुर। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। भारत में सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 के ईस्वी के शासनकाल में प्रारंभ की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक, दोस्तों सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में। उसने कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया जो कि शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थी। इसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कॉर्नवालिस ने पुलिस, कर तथा व्यापार क्षेत्र में अनेक सुधार किए। प्रशासन में कार्यकुशलता के लिए उसने अधिकारियों के घूस, उपहार तथा निजी व्यापार पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया। इसके द्वारा शुरू की गई प्रशासनिक व्यवस्था 1858 ईस्वी तक चलती रही। हमारा अगला प्रश्न है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था 1856 ईस्वी में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? सही जवाब हो जाएगा 1856 ईस्वी। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। तो कहां चले गए? सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत का गवर्नर जनरल था। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है? सही जवाब है लॉर्ड रिपन।
दोस्तों लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चित किया जा सके कि किन किन मदों में आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था, जिसे के द्वारा पारित किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। दोस्तों विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। 1855 ईस्वी में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू किया गया, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए इनसे पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन 1905 किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा कर्जन के द्वारा। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रचंड प्रहार था। अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन का कारण इसके बड़े प्रांत होने के प्रशासन में आने वाली असुविधा को बताया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को यह योजना प्रभावी हुई। 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम का गीत गाया और एक दूसरे को राखी बांधी। अगला प्रश्न है, किस सन में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 1909 ईस्वी। लॉर्ड कर्जन के स्थान पर 1905 में लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया है, सामान्यतया मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा 1909 ईस्वी में। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों टेलीग्राम पर जाएं, वहां पे टेलीग्राम पर हमारा चैनल जरूर ज्वाइन करें। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 1905 के कार्यकाल में वर्ष 1905 में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी तथा यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थायी उपनिवेश या स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया। यह भू कर व्यवस्था 1793 ईस्वी में अस्थायी कर दी गई। इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? सही जवाब है दस्तक। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व की मुख्यतः 3 प्रणालियां प्रचलित थी। पहली अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा, दूसरी रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरी महालवाड़ी बंदोबस्त। दस्तक भू राजस्व की प्रणाली न होकर बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी एक परिपत्र था, जो कंपनी के अभिकर्ताओं को दिया जाता था ताकि वे प्रांत के अंदर बिना चुंगी दिए व्यापार कर सकें। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। महालवाड़ी प्रणाली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। इसमें भू राजस्व व्यवस्था कृषक के स्थान पर प्रत्येक ग्राम या महाल के साथ स्थापित की जानी थी। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ? सही जवाब है सतारा। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी ने वेबगत के सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या विलय नीति का आरंभ किया। इस सिद्धांत के अंतर्गत उसने निम्नलिखित प्रदेशों का क्रमशः अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया।
सतारा 1848 ईस्वी, जैतपुर एवं संभलपुर 1849 ईस्वी, बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1853, नागपुर 1854 ईस्वी तथा करौली 1855 ईस्वी। इस प्रकार डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के गवर्नर जनरल वायसराय पद के लिए शपथ ग्रहण किया। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ भेजा गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है सिरिल रैडक्लिफ। वर्ष 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रैडक्लिफ थे। भारत और पाकिस्तान के मध्य रैडक्लिफ रेखा का संबंध इन्हीं से है। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन सी 1806 ईस्वी। जॉर्ज बार्लो 1805-1807 के शासनकाल में भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर वेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण सिपाहियों को उनके धार्मिक प्रतीक चिन्हों के प्रयोग से रोकना था। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 से। 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20वीं NI तथा तीसरी LC की पैदल टुकड़ी ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम सशस्त्र विद्रोह था। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एनफील्ड कंपनी। 1857 के सिपाही विद्रोह की घटना का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को माना गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बैस बंदूक की जगह नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया। इस राइफल में कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। इस बीच यह अफवाह फैली कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे और 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1857 ईस्वी। दोस्तों 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इसे सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सशस्त्र विद्रोह था। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति तथा पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन से आरंभ हुआ। निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? कार्ल मार्क्स ने। उपर्युक्त प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण का सही हिंदी अनुवाद है। निम्न में किसने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह नहीं कहा है? तो सही जवाब है इसका कार्ल हेनरिक मार्क्स 1818 से 1883 ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह न मानकर इसे जनक्रांति राष्ट्रीय विद्रोह कहा। मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को भारत के स्वाधीनता संग्राम की चिंगारी कहा, जबकि जॉन लॉरेंस और सैयद अहमद खान ने इसे सैनिक विद्रोह कहा। डॉक्टर RC मजूमदार ने कहा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो पहला न राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वह वाजिद अली शाह की पत्नी व बिरजिस कादिर की मां थी। उन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अवध के रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया? सही जवाब है बेगम हजरत महल। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अवध की बेगम हजरत महल ने। दोस्तों 1857 के विद्रोह में लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार की डलहौजी की हड़प की नीति, सामाजिक धार्मिक नीतियां आदि थी। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल व चपाती था। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी शिवपुरी में। तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ग्वालियर के पतन के बाद नेपाल चले गए, जहां पर वे एक जमींदार मित्र मानसिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए तथा 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के किले में उन्हें फांसी दे दी गई। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? नाना साहब। कानपुर में नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं उनके नेतृत्वकर्ता इस प्रकार हैं। दिल्ली से नेतृत्व किया था जनरल बख्त खान ने, लखनऊ में बेगम महल ने, ग्वालियर से तात्या टोपे ने, बिहार में कुंवर जगदीश सिंह ने और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने। पल्ली आंदोलन संबंधित थे तमिलनाडु से। उत्तरी तमिलनाडु की एक निम्न जाति पल्ली के लोग 1871 में स्वयं को क्षत्रिय वर्ग में रखने लगे। वे अपने को बनिया कुल क्षत्रिय कहने लगे। यह विधवा पुनर्विवाह का निषेध जैसे उच्च जाति के रीति रिवाज का अनुसरण करने लगे। अतः स्पष्ट है कि पल्ली आंदोलन का संबंध तमिलनाडु से है। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? सही जवाब है बाबा रामचंद्र। दोस्तों अवध के कृषक आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था, जो नाई धोबी सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था। यह आंदोलन किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से चलाया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट और पीडीएफ मिलते रहेंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर सारी प्लेलिस्ट दी गई हैं, उन सारी वीडियोस को देखें। वो सारी वीडियोज आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।